दंतेवाड़ा जिले की डिप्टी कलेक्टर और सीईओ जनपद कल्पना ध्रुव ने स्वदेश 24x7 से खास बातचीत करी। उन्होंने कहा किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए फोकस और नॉलेज बहुत ही जरूरी है। बस्तर अंचल में पली बड़ी कल्पना ध्रुव अपने एकेडमिक करियर में बहुत सी सफलताएं हासिल कर चुकी हैं। साथ ही साथ उन्हें डॉक्टर की भी उपाधि प्राप्त है। छत्तीसगढ़ में कई अंचल में अपनी सेवाएं देते हुए आज वह मां दंतेश्वरी की पावन धरती पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। उन्होंने हमेशा शिक्षा को अपनी प्रथम प्राथमिकता देते हुए कहा है कि एक शिक्षा ही ऐसा जरिया है जो हमें समाज को एक ऊंचे मुकाम पर पहुंचाने में मदद करती है। बस्तर अंचल में पली बड़ी कल्पना ध्रुव ने बताया कि यहाँ के निवासी की आत्मशक्ति बहुत है। अगर वह चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। उन्हें दूसरों को नहीं, अपने आप को टटोलना है और निरंतर आगे बढ़ते रहना है। हम हमेशा शक्तिकरण की बात करते हैं। माई दंतेश्वरी की कृपा से आज हमें इसका मौका मिला। आज हम एक ऐसे शख्स के साथ बैठे हैं जो साक्षात इसके एक एग्जाम्पल हैं। नमस्कार, मैं हूं भक्तचरण निहाल। आप देख रहे हैं स्वदेश 24x7 न्यूज़ चैनल। आज हमारे साथ मौजूद हैं कल्पना ध्रुव मैम, जो डिप्टी कलेक्टर हैं और जनपद सीईओ हैं। आइए उनसे रूबरू करते हैं। मैडम, आपका स्वदेश 24x7 न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आया मोचो दंतेश्वरी बुआ भैरम्मा भाई दंडेश्वर बहन इंद्रावती सुंदर मचो तुमके शरण शरण आए मैं बस्तर जिला चो आदिवासी पिला मैं बस्तर जिला चो आदिवासी पिला। माई सेल्फ डॉक्टर कल्पना, डेप्यूटी कलेक्टर दंतेवाड़ा। बहुत शानदार मैम। मैम, आप जैसे डिप्टी कलेक्टर बने हैं तो क्या आपने बचपन से सोचा था कि मुझे ये डिप्टी कलेक्टर बनना है? जैसे बचपन में हर किसी का सपना रहता है कि मुझे पायलट बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा बचपन से सपना रहा है कि मैं डॉक्टर बनूं। मेरे नाम के आगे डॉक्टर लिखा है, तो इसके लिए मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं वेटनरी डॉक्टर के लिए सिलेक्शन हुआ मेरा आफ्टर 12th। और उसके बाद मुझे मौका मिला इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट आयोजित नगर उत्तर प्रदेश में पीएचडी करने का। तो मेरे नाम के आगे 2 डॉक्टर हैं, तो आई एम ब्लेस्ड। ग्रेट। मैम, आप अपने परिवार के बारे में कुछ बताएं। मेरे पिताजी जो है हॉस्टल वार्डन थे, उनका देहांत हो चुका है। और मेरी माता जी जो हैं वो अपने हेडमास्टर से अभी रिटायर हुई हैं। और बचपन से मैंने अपने पिताजी से सीखा है जो एक अच्छा इंसान बनना और हमेशा किसी भी कार्य के प्रति डेडिकेट रहना, वो मैंने अपने पिताजी से सीखा है। और मेरी माँ से मैंने सीखा है त्याग, क्योंकि आपके जीवन में जो त्याग है बहुत बड़ी चीज़ है। आपने जीवन में त्याग किया और कठिन संघर्ष किया, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। मैम, आपके एजुकेशन बैकग्राउंड के आगे उसके बारे में अगर हम बात करें तो आपकी प्रारंभिक शिक्षा कैसे रही, कहाँ रही? मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है प्राथमिक स्कूल हमारा भानपुरी, वहीं पर मेरी पढ़ाई हुई। और 12th तक की पढ़ाई मैंने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में किया, भानपुरी में किया। चूँकि हिंदी मीडियम की छात्रा रही तो जो बस्तर के बच्चे होते बहुत हेजिटेट करते हैं, तो उनको आगे क्या ड्रीम है ये सब उनको हर स्टेप के लिए आगे बढ़ने में बहुत सोचना पड़ता है, बहुत हेजिटेट कर। मुझे आज मैं आपके सामने इंटरव्यू दे रही हूँ, लेकिन एक टाइम जब मैं किसी को इंटरव्यू देते हुए देखती थी तो ऐसा लगता था इसके लिए मुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। और ऐसे ही मेरा सफ़र शुरू हुआ। वेटनरी डॉक्टर के बाद ही मुझे बताया किसी ने कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसके थ्रू ऑल इंडिया एग्ज़ाम होता है, उसमें मैं सेलेक्ट हुई IVRI के लिए। और वहाँ मैं जूनियर रिसर्च फेलो अवार्ड होता है उसके लिए सिलेक्शन हुआ और मैंने एनिमल न्यूट्रिशन से वहाँ पे पढ़ाई की। और लकीली मुझे साथ में ही NDRA करनाल और IVRI दोनों में मैंने PhD के लिए भी मेरा सिलेक्शन हुआ। और एक बस्तर की बच्ची के लिए बहुत बड़ी बात है कि 2 नेशनल इंस्टीट्यूट में सिलेक्शन होना और उसके बाद चूज़ करना कि मुझे इसमें जाना है या इसमें जाना है। करनाल तो मैंने आपको बताया था कि मैं सिर्फ कल्पना चावला की धरती में कदम रखना चाहती थी, इसलिए मैंने वहाँ का फॉर्म भरा था। और चूँकि मेरे जो साइंटिस्ट थे डॉक्टर AK वर्मा सर, जिनके साथ मैंने मास्टर्स किया और नैनो पार्टिकल्स पे मैंने काम किया, जो सीनियर साइंटिस्ट थे हमारे डॉक्टर AK गर्ग, तो उनके अंडर में मैंने PhD की। आप देख सकते हैं किस तरह से
एक बस्तर की बच्ची इतने सारे अचीवमेंट के साथ आगे बढ़ते हुए आज इस मुकाम में पहुंची है। आइए और बात इनसे करते हैं। मैम, अगर हम बस्तर के जिले के बच्चों के बारे में बात करें, माना जाता है कि उनके अंदर बहुत टैलेंटेड है, बट एक सही अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती, उसकी वजह से वो शायद आगे नहीं बढ़ पाते, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसका सबसे बड़ा कारण है जो बस्तर के बच्चे कम सेलेक्ट होते हैं। हम लोगों को अभी सही दिशा में, किस दिशा में, डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, इसके लिए हम लोग थोड़ा सा लोगों के संपर्क में नहीं रहते। अभी भी है कि बस्तर से बहुत कम आईएएस हैं। हमारे जैसे विनीत सर कलेक्टर दंतेवाड़ा जो है, जो लोकल आईएएस हैं फर्स्ट, और हम भी बस्तर से शायद हम ही फर्स्ट हैं बस्तर से एज अ डिप्टी कलेक्टर, और साथ ही मेरा एसीएफ में भी सिलेक्शन हुआ था, तो मैं असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के रूप में भी चयन हुई थी। बताने का उद्देश्य ये है कि हमको पहले अपना एजुकेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जनरली मैं सभी जो भी मुझे बच्चे सुन रहे होंगे बस्तर के, मैं उनसे एक चीज़ कहूँगी कि अपने आप पर भरोसा रखिए। हम लोग किसी भी मामले में किसी से भी कम नहीं हैं। और ये भी कहना चाहूँगी कि जब मैं सिलेक्शन हुआ था, एक टाइम ऐसा भी था जब मैं IVRA में गई थी, तो उस वक्त मैं हेजिटेट करती थी, पर वहाँ मेरे दोस्तों से पता चला, मेरे केरला के दोस्त थे, तमिलनाडु के दोस्त थे, तो वो लोग मुझे बताए कि कल्पना जो है ICR का एग्ज़ाम नेट होता है, UGC का नेट होता है, ICMR का नेट होता है, तो ये सब नेट में हम लोग क्वालिफाई होते हैं, तो हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते हैं। तो जनरली हम लोग स्टेट में सुनते हैं सेट, लेकिन वहाँ जाके मैंने नेट के बारे में जाना, और लकीली ऐसा हुआ कि जब आपके सराउंडिंग बहुत अच्छे होते हैं, जैसे आपका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होता है, वहाँ का एनवायरनमेंट जो था पढ़ाई के लिए बहुत ही मतलब कंफर्टेबल थे हम लोग, तो और वहाँ की लाइब्रेरी 24/7 ओपन रहती थी। ये बहुत अच्छी बात थी। हमने पहली बार देखा था कि कोई लाइब्रेरी रात में भी ओपन रहती। हम लोग बहुत फ्रीली लाइब्रेरी में जाके पढ़ती थी, वो मुझे अच्छा लगता था। तो वहाँ पर ही मैंने ये 2 नेट मैंने अटेम्प्ट किए, और दोनों नेट में मैं फर्स्ट टाइम में ही क्लियर कर लिया। तो बच्चों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने आप को, हम बस्तर के बच्चे जो है ना कम आंकते हैं, वो कम ना आंकें। जब आप स्वयं को कम आंकेंगे तो दुनिया आपको ज़्यादा क्यों आंकेगी। तो मेरा मानना है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप पे ट्रस्ट करना है और कठिन मेहनत करनी है। तो मैम, आपने कितना अटेम्प्ट में आपने ये क्लियर किया? जो CGPSC था वो शुरू से मेरा एम नहीं था, क्योंकि मैं वेटनरी डॉक्टर थी, PhD करके आई थी, तो अनफॉर्चुनेटली कुछ हुआ, तो फिर हम विभाग में हम ज्वाइन नहीं किए थे, तो अचानक से सडन हम इस फील्ड में आए। चूँकि छत्तीसगढ़ PSC की जो तैयारी है सेपरेटली हमने कभी नहीं की थी, जो एक प्लान्ड वे में होनी चाहिए। तो ये हमने हरिराम पटेल करके कंपटीशन एकेडमी है, हमने बस एक सर से ये कहा कि सर हम बिल्कुल कोरे कागज़ की तरह हैं। जब कोरा कागज़ पे आप कुछ लिखते हैं तो बहुत स्पष्ट और क्लियर लिखते हैं, लेकिन जब बहुत सारे स्टूडेंट्स को हम देख रहे हैं जो कई सालों से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको स्वयं पे फैथ करना पड़ेगा। मटेरियल्स बहुत अवेलेबल है मार्केट में, तो आपको मार्केट में कौन सी बुक को आपको ऑप्ट करनी है, एक सही डायरेक्शन देने वाला भी आपको चाहिए, क्योंकि आपको कम समय में अगर अचीवमेंट करना है तो आपकी प्लानिंग जो है बहुत क्रिस्प होनी चाहिए, तभी आप सक्सेस पा सकते हैं। तो मैंने कहा था कि अटेम्प्ट आपको कितना लगा क्लियर करने में? तो जो हमारा अटेम्प्ट था, ये तो हमारा फर्स्ट टाइम था। इससे पहले भी जब हमने दिलाया था वो अनप्लान्ड वे में दिलाया था, क्योंकि जब हम IVRA में पढ़ते थे तो जनरली हम लोग को छुट्टियां कम मिलती थी, तो हम लोगों ने 1-2 बार पहले फॉर्म भरा था, बट वो अटेम्प्ट नहीं था हमारा। तो बहुत सारे लोग का ये कहना रहता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में काफ़ी लोगों का क्लियर नहीं होता है, 2, 3, 4, 5 ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट देते हैं, बट यहाँ आपके सामने मौजूद हैं कल्पना मैम, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही CGPSC के एग्ज़ाम ने क्लियर कर दिया। मैम, CGPSC और गवर्नमेंट एग्ज़ाम और बाकी अन्य एग्ज़ाम में डिफरेंस अगर बोलो तो क्या मेन रहता होगा? CGPSC का जो रहता है, ये तो हम सब जानते हैं कि 3 चरणों में होता है। एक तो हमारा होता है कि प्रीलिम हो गया, फिर मेंस हो गया, फिर इंटरव्यू हुआ, और बाकी एग्जाम्स में ये होता है कि हम जो डायरेक्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो होते हैं उसके थ्रू हम सेलेक्ट होते हैं। लेकिन आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप सबसे पहले अपने सिलेबस को रखें और कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक फॉलो करें। स्टैंडर्ड बुक फॉलो करेंगे, उसके बाद एक कॉम्प्लीमेंट्री बुक आप कोई भी ले सकते हैं।
ठीक है, लेकिन आपको उस बुक को पूरी पढ़नी पड़ेगी। मतलब बेस हमें जानना पड़ेगा। बेसिक आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में आप बहुत कंफ्यूज होगे, क्योंकि हर जो बुक है वो अपने आप में कोई जो टॉपिक्स के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगी, कहीं किसी का लो होगा। तो आपको सही बुक का सिलेक्शन और सही टाइम में जो हम लोगों का जो सिलेबस है उसको आपको, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे पटवारी का एग्जाम दे हो या फिर महिला बाल विकास के कोई भी एग्जाम, सबसे पहले आप सिलेबस रखें और सिलेबस रख के आप सिलेबस के एक एक चीज को टच करें। जितना आपका सिलेबस में है आप उसको अंडरलाइन करें और उससे रिलेटेड जो भी आपको बुक मिल रही है उस सब्जेक्ट को पूरी आप स्टार्टिंग से लास्ट तक आपको पूरा अटेम्प्ट करना पड़ेगा, ताकि अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो टॉपिक है इसके बारे में कुछ, आप जीरो नहीं होने चाहिए, समझ गए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको अपना सिलेबस का प्रिपरेशन और सही बुक का सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। मैं ऐड ऑन और भी करना चाहूँगा, बहुत से बच्चे लोग ये देखते हैं कि अगर कोई पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इस तरह से सेग्रीगेट है और किसी में 20 मार्क्स है, किसी में 10 मार्क है, किसी में 15 मार्क है, किसी में 5 मार्क है, तो लोग जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स है उसको ज़्यादा फोकस करते हैं लेकिन बाकी वाले को छोड़ देते हैं। तो इसकी वजह से ओवरऑल जो उनका एवरेज जो बढ़ना चाहिए वो नहीं हो पाता है ना मैम। ठीक। एंड मैम अगर हम हमारे बच्चों के लिए बोले कि अगर आप 2 लाइन में अगर कुछ बोले कि उनके लिए क्या सजेशन करना चाहेंगे तो इसके लिए आप क्या कहेंगे मैम? मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, क्या ढूंढ रहा इस दुनिया में जब सब कुछ तेरे अंदर है, क्या ढूंढ रहा इस दुनिया में जब सब कुछ तेरे अंदर है, क्यों झांकता है दूसरों में जब तेरा ही मन दर्पण है, जब तेरा ही मन दर्पण है। बस मैं ये कहना चाहूँगी कि जो अपने आप पर भरोसा रखे, बस्तर के बच्चे बहुत सुपर होते हैं, बहुत सुपर। हमें कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। एक टाइम हमारा ये था कि जब मैं 4 लोगों के सामने बोलने के लिए झिझकती थी, लेकिन एक दौर मेरा ऐसा भी आया जब मैं तिरुपति में, मुझे बेस्ट रिसर्च पेपर का अवार्ड मिला था, डॉक्टर MS रहल अवार्ड। तो वहाँ जब मैंने अपना पेपर प्रेजेंट किया था और बहुत सारे साइंटिस्ट बैठे थे, तो मैंने जब अपना प्रेजेंटेशन दिया तो मैं D वेंकर रेड्डी सर, उनकी बुक पढ़ा करती थी। वो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, केरला में अभी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है क्या था, और बहुत सारे साइंटिस्ट बैठे थे। तो मैंने जब अपना प्रेजेंटेशन दिया तो मैं D वेंकर रेड्डी सर, उनकी बुक पढ़ा करती थी। वो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, केरला में अभी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। उन्होंने मुझे बुलाया था कि बेटा योर जो प्रेजेंटेशन इज़ वेरी नाइस। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा फील हुआ था। तो अगर हम लोग ये सोचते हैं कि हम नहीं कर सकते तो वो हम अपने आप को कम आंकते हैं। तो मैं सभी बच्चों से एक चीज़ कहना चाहूँगी कि आप डेडिकेट होइए और फिर समय का सदुपयोग करिए। समय का सदुपयोग करेंगे और सही सिलेबस को पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको सफलता आपके कदम चूमेगी। तो ये थी हमारे साथ कल्पना मैम। इनका एक ही मैसेज रहेगा, समय का सदुपयोग और सही सिलेबस और पूरी सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग, ये सब बहुत ज़रूरी है एक इंसान को एक अच्छे मुकाम में पहुंचने के लिए। और कोई भी पहुंच सकता है, ना ही केवल बस्तर के बच्चे, कोई भी बच्चे हो जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनके लिए, सबके लिए यही रहेगा कि फोकस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और थ्रू नॉलेज, प्रॉपर नॉलेज होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसी के साथ मैम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया। और साथ ही यदि मैं किसी की इंस्पिरेशन बन सकती हूँ तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा कि यदि मेरी बात सुनकर यदि कोई भी एक स्टूडेंट के जीवन में कुछ थोड़ा परिवर्तन भी आता है तो मैं अपने आप को बहुत लकी समझूंगी। धन्यवाद। भक्त चरण निहाल की रिपोर्ट।